तो आइए अब हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया। इसके पहले अपने लोगों ने क्या देखा? इसके पहले अपने लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया क्या होती है। तो प्रकाशीय क्रिया में क्या क्या बना था? प्रकाशीय क्रिया में ऑक्सीजन बना था, NADPH2 बना था, ATP बना था। ये अपने लोगों ने पीछे देखा। अब आइए हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा चरण होता है, जो सेकेंड स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा अप्रकाशीय क्रिया। क्या बोलते हैं? अप्रकाशीय क्रिया। क्यों अप्रकाशीय क्रिया इसे बोलते हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया जो होती है ये बिना प्रकाश के भी संचालित हो जाती है। पहली प्रक्रिया जो अपने लोगों ने पढ़ी थी वो बिना प्रकाश के शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि क्लोरोफिल का उत्तेजित होना बहुत जरूरी है, तभी वो पानी को तोड़ेगा। लेकिन ये अप्रकाशीय क्रिया बिना सूर्य के प्रकाश के संचालित होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अप्रकाशीय क्रिया, या इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि इस जो है अभिक्रिया की सबसे पहले इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, या इसमें एक रिबुलोज बाइफास्फेट का चक्र चलता है और उस चक्र की खोज केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो इसीलिए इसका एक नाम केल्विन साइकिल भी है। तो बताइए अप्रकाशीय क्रिया के कितने नाम हो गए? अप्रकाशीय क्रिया, डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय क्रिया, और ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अध्ययन किया, इसलिए ब्लैकमैन अभिक्रिया, या फिर केल्विन साइकिल इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि इसमें रिबुलोज बाइफास्फेट का चक्रीकरण होता है। तो इसके कई नाम हैं। आइए हम लोग देखें ये जो अप्रकाशीय क्रिया होती है ये कैसे होती है। तो बेटा अपने लोगों ने पढ़ा है कि पत्ती पर क्या होता है? पत्ती में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इसका जो सिक्के जैसा होता है उसको बोलते हैं ग्रेना, और जो इसमें पानी भरा रहता है हरित लवक में इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। कुछ याद आ रहा है? और ये हो गया सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो अभिक्रिया कहाँ शुरू होती है? ग्रेना में। ये प्रकाशीय क्रिया होती है। इसमें जो पानी जैसा पदार्थ भरा होता है, शेष प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इस पानी जैसे पदार्थ में होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इसमें बेटा सबसे पहले डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल या ब्लैकमैन रिएक्शन या अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है? बेटा सबसे पहले पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है। पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं RuBP, और इसका नाम क्या है? रिबुलोज बाइफास्फेट। रिबुलोज बाइफास्फेट ये पत्तियों में पाया जाता है। तो ये कच्चा माल हो गया, और इससे जुड़ता है CO2। अब CO2 का यूज हुआ। अपने लोगों ने क्या पढ़ा था कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जड़ से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लोग याद करते रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है बेटा? प्रकाशीय क्रिया में कि अप्रकाशीय क्रिया में? अप्रकाशीय क्रिया में। तो एक यौगिक बनता है जिसे हम बोलते हैं PGA। ये PGA
12 अणु बनते हैं पीजीए का। ये पीजीए क्या है? पीजीए है बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए क्या है? पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये कितने अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिबुलोज बाइफास्फेट के जुड़ने से? ये बनते हैं 12 अणु। और यही ध्यान रखें बाप कि ये जो पीजीए होता है ये बेटा 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? इसमें कार्बन की संख्या होती है 3। पीजीए क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला यौगिक है। इसलिए बेटा जिस पौधे में ये वाली अभिक्रिया होती है और पीजीए बनता है उसको बोलते हैं बेटा C3 पौधे। अब यही आप ये भी जान ले कि ये C3 पौधे क्या होते हैं। C3 पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड किसमें परिवर्तित होता है? पीजीए में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और फास्फोग्लिसरिक एसिड बेटा क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। तो जिन पौधों में पीजीए बनता है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करके वो पौधे कहलाते हैं C3 पौधे। और यही एक बात और आप जान लें कि पूरी धरती पर 90% से ज्यादा यही पौधे हैं। 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा कौन से पौधे हैं? 90% से ज्यादा हैं C3 पौधे। अब C3 पौधे में तो आपको कोई संदेह नहीं है कि C3 पौधे क्या होते हैं। C3 पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड किसमें परिवर्तित होता है? पीजीए में। और पीजीए कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3। इसलिए ऐसे पौधे कहलाते हैं C3 पौधे। इसमें कौन कौन सा उदाहरण होगा? जैसे गेहूं C3 है। अरे धरती के 90% से ज्यादा पौधे C3 ही हैं। तो आप समझ सकते हैं गेहूं, धान ये सब C3 है। और यही एक बात और आप ध्यान रखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और रिबुलोज बाइफास्फेट से पीजीए नहीं बनाते हैं। वो बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ध्यान रखें आप, कुछ पौधे तो पीजीए बनाते हैं मतलब वो हो गए C3 पौधे, और कुछ पौधे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। और ये बेटा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना ये C4 वाला कंपाउंड है। मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए ऐसे पौधों को बेटा बोलते हैं C4 पौधे। अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये C4 पौधे कौन से पौधे होते हैं। तो C4 पौधे वो होते हैं जिसमें पीजीए ना बन करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से पीजीए ना बन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसलिए ऐसे पौधों को बेटा हम C4 पौधे बोलते हैं। तो C3 पौधे क्या होते हैं? C4 आप समझ गए। और ऐसे पौधे दुनिया में 5% के लगभग हैं। कितने हैं? 5%। इसमें मक्का है, गन्ना है, तो गन्ना और मक्का किसमें आएंगे? C4 में। और गेहूं और धान किसमें आएगा? C3 में। इतनी बात समझ गए। और कार्बन स्थिरीकरण के ही विधि पर, स्थिरीकरण के तरीके के आधार पर एक और पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा कैम पौधे। नाम आपने सुना होगा। कौन सा पौधा? कैम पौधा। ये कैम पौधा क्या होता है बेटा? कैम पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है ना वो बहुत विशेष ढंग से होता है, स्पेशल प्रकार से होता है। और इसकी खोज सबसे पहले केसुलेशियन, ध्यान रखिएगा। C फॉर केसुलेशियन और A फॉर एसिड, M फॉर मेटाबॉलिज्म। तो केसुलेशियन कुल के पौधों में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। किस कुल के पौधों में? केसुलेशियन
कुल के पौधों में सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की खोज हुई थी, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कैल्सुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये पौधे विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं और ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पानी की नितांत कमी होती है, जहां पानी की धरती में कमी होती है। ये मरुद्भिद पौधे होते हैं, थोड़ा पानी वाले, कम पानी वाले स्थानों पर उगते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णरंध्र पाया जाता है। इन्हीं पर्णरंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से। ये कैम पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनमें ये जो रंध्र होते हैं ना, ये दिन में बंद रहते हैं, दिन में बंद और रात में खुले। याद रखिएगा इसे। ये जो पर्णरंध्र, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से पौधे होते हैं जिनमें ये पर्णरंध्र दिन में बंद रहते हैं, रात में खुले रहते हैं और रात में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ऐसे पौधे बेटा कहलाते हैं कैम पौधे। और इसका सबसे प्यारा उदाहरण है ऑर्किड्स, कैक्टस। या कैक्टस जानते हैं? कैक्टस का मतलब हुआ नागफनी, तो नागफनी किस में आएगा? कैम में आएगा। इसकी विशेषता क्या है? ये विशेष ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और रंध्र इनके दिन में बंद रहते हैं और रात में खुले रहते हैं। दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं। इससे ये बहुत सारे पानी के वाष्पोत्सर्जन से अपने आप को बचा लेते हैं, मतलब पानी का अपव्यय नहीं होने पाता है। इसीलिए पौधे कहाँ उगते हैं? जहां पानी की कमी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के आधार पर बेटा बताओ पौधे कितने प्रकार के हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के आधार पर बेटा पौधे 3 प्रकार के हो गए, C3, C4 और कैम। C3 जो 3 कार्बन वाला यौगिक बनाए, C4 जो 4 कार्बन वाला यौगिक बनाए और कैम जो विशेष ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करे और जिनके रंध्र दिन में बंद रहे और रात को खुले रहें। ऐसे पौधे कहाँ होंगे? ऐसे पौधे बेटा वहां उगते हैं जहां पानी की कमी होती है, जैसे नागफनी। इतनी बात आप समझ गए? तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहली अभिक्रिया क्या होगी? रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बेटा क्या बनाएगा PGA। मतलब ये C3 पौधों की बात हो रही है। और क्योंकि ये धरती पर 95% के लगभग होते हैं, तो इन्हीं की चर्चा हम करते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है? अपने लोगों ने प्रकाशीय अभिक्रिया में पढ़ा था कि एक यौगिक बनता है NADPH2। कुछ याद आ रहा है? तो ये NADPH2 इसी PGA से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? PGA से। और इसका जो H है ये PGA से जुड़ जाता है। जब इसका H PGA से जुड़ जाता है तो बेटा ये बना लेता है PGAL। PGA किसमें कन्वर्ट हो गया? PGA कन्वर्ट हो गया PGAL में। और क्या मुक्त हो गया? मुक्त हो गया NADP। तो ये जो NADP है, NADP और प्लस क्या बना? PGAL। तो NADP तो फिर कहां चला जाएगा? आपको मैंने पहले ही बताया था कि NADP क्या काम करता है? NADP बस का काम करता है। यह रूपी सवारी को बैठाता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया में लाकर छोड़ देता है और फिर प्रकाशीय अभिक्रिया में चला जाता है हाइड्रोजन को लाने के लिए। तो इसका काम है केवल हाइड्रोजन का स्थानांतरण। तो ये फिर कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। और यह PGA से जुड़ करके बेटा क्या बना लेता है? ये बना लेता है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ये PGAL क्या है? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। और ये क्या है? ये भी 3 कार्बन वाला यौगिक है। ये 3 कार्बन वाला यौगिक है और इसका सूत्र क्या होता है? C3H5O3। ये है जो है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो बेटा फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 12 होता है। 12 में से
दो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तो ग्लूकोज बनाने में काम आ जाते हैं। इसको जरा देख ले, तीसरा रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दें आप। तीसरे रिएक्शन में ये जो PgAl है, PgAl मतलब C3H5O3, ये क्या करता है, इसका होता है रिडक्शन, मतलब इसका होता है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन इससे जुड़ता है, और जब हाइड्रोजन इससे जुड़ता है तो बेटा ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ग्लूकोज। देखिए C3 और कितना अणु जुड़ेगा, 2 अणु। अगर PgAl का 2 अणु इकट्ठा हो जाए, मतलब इसका 2 गुना आप कर दें C3H5O3 का, और 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, तो बताइए ये क्या बन जाएगा, 2H जुड़ गया। अब अगर 2H जुड़ गया तो क्या हो गया, रिडक्शन की अभिक्रिया हो गई, और क्या बन जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, मतलब C6, और 5 दूनी 10H और 2AH, तो H12 और 3 दूनी 6, अब ये बन गया ग्लूकोज। तो बताइए एक ग्लूकोज के अणु को बनने में कितना PgAl लगा, 2, और कुल बना कितना था, 10 और 12, कितना बना था, 12, और लगा कितना, 2, और बचा कितना, 10। तो 10 जो PgAl बचता है, ये फिर जो 10 PgAl बचता है बेटा, ये फिर चला जाता है कहां के लिए, ये चला जाता है, बन जाता है रिबुलोज बाइफास्फेट, और रिबुलोज बाइफास्फेट फिर CO2 से मिल करके क्या बना लेता है, CO2 से मिल करके बना लेता है PGA, और PGA फिर किसमें बदल जाता है, PgAl में, और PgAl किसमें बदल जाता है, PgAl बदल जाता है ग्लूकोज में। कुछ ऐसे चक्रीय अभिक्रिया चला करती है। तो बेटा एक चक्र चल रहा है ना, PgAl ग्लूकोज में बदलेगा, 10 बचेगा, तो 10 जो PgAl बचेगा वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा बेटा रिबुलोज बाइफास्फेट में, और रिबुलोज बाइफास्फेट फिर कहां चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, फिर PGA बनेगा, फिर PgAl बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। तो ये अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, ये अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए जो है इसको ऐसे कर ले। PgAl कहां पहुंच जाएगा, PgAl रिबुलोज बाइफास्फेट बना लेगा, तो बेटा, और फिर रिबुलोज बाइफास्फेट CO2 से मिलकर के PGA बनाएगा, और PGA फिर हाइड्रोजन से मिलकर के PgAl बनाएगा, और PgAl फिर हाइड्रोजन से मिलेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। समझ गए आप, कितना PgAl ग्लूकोज बनाएगा, 2, बचेंगे कितने, 10, और ये 10 किसमें बदल जाएंगे, रिबुलोज बाइफास्फेट में। तो बेटा एक प्रकार का चक्र चल रहा है ना, तो इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को एक और नाम क्या दिया जाता है, केल्विन साइकिल। अब आप समझ गए कि इसको केल्विन साइकिल क्यों बोला जा रहा है। केल्विन साइकिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें रिबुलोज बाइफास्फेट का क्या हो रहा है, चक्रीकरण हो रहा है, बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है, फिर बन रहा है। तो एक साइकिल चल रही है रिबुलोज बाइफास्फेट की, और इसका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसको केल्विन साइकिल बोल दिया गया। तो अब बताइए अंततः क्या बन गया, अंततः बन गया ग्लूकोज। और अपने लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा था कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद में पृथ्वी से पानी लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बताइए भोजन बन गया ना, C6H12O6 बन गया ना। अब ये जो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, यही बाद में और जटिल अणुओं में ट्रांसफर हो जाता है, यही जो है बाद में फैट्स बनता है, यही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, यही डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में यही ट्रांसफर हो जाता है। तो लेकिन मेन जो बनता है शुरू में वो ग्लूकोज बनता है। इतनी बात समझ गए। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस है, कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये, जो
प्रकृति में अपने आप हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण से बताइए अपने लोगों को क्या लाभ है? पेड़ पौधों को तो लाभ है ही, क्योंकि वो अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं जिंदा रहेंगे तो कोई शाकाहारी जंतु जिंदा रहेगा नहीं, और अगर शाकाहारी जंतु नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जंतु रहेंगे नहीं। इसका मतलब पूरा पारितंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो प्रकाश संश्लेषण के अगर लाभ की बात आए कि प्रकाश संश्लेषण से कौन कौन से लाभ हैं, तो बताइए पहला लाभ क्या है प्रकाश संश्लेषण से? पहला लाभ तो यह है कि इससे भोजन बनता है पूरे कायनात के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरे धरती के जीवों के लिए। भोजन किस प्रक्रिया में बनता है? प्रकाश संश्लेषण में। और एक बात ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। ऑक्सीजन गैस अपने लोगों के लिए और सभी जंतुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्राणवायु ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण से निकलती है। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा यह है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ना लें तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती पर बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया ऐसे ही जूझ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर और बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग और होगी, जिससे वातावरण में प्रदूषण भी फैलेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अलग से हो जाएगी। तो इस समस्या से भी बचा रहा है ये प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियमित रखता है। तो ये तो फायदे हो गए। अब यही हम लोग ये ध्यान दें कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को धीमी कर देती है या तेज कर देती है। तो कौन कौन से फैक्टर है? पहले नंबर पर तो सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नियमित और बढ़िया से नहीं मिलेगा, उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, उसके ड्यूरेशन में कमी आ जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या होगा? पहला होगा सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रॉपर होगी। दूसरा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़िया से मिलती रही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया से चलती रहेगी। और कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण को? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, और तीसरा पानी। अगर पानी की मात्रा कम हो गई धरती में तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी, क्योंकि बिना पानी के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं सकती है। तो तीसरा फैक्टर क्या हो गया? जल। और चौथा फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा? चौथा फैक्टर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल कम हो गया तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 4। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी और हरित लवक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया। ये कौन सी क्रिया अपने लोगों ने पढ़ी? इसको हिंदी में भी देख लें। अप्रकाशीय, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी को ब्लैकमैन रिएक्शन, या इसी को केल्विन साइकिल। तो अपने लोगों ने अभी क्या पढ़ा? अभी अपने लोगों ने पढ़ा अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। और इसके पहले अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा था प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अपने लोगों ने समझा, फिर प्रकाशीय अभिक्रिया को अपने लोगों ने समझा, फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया को अपने लोगों ने समझा, फिर C3 पौधे क्या होते हैं, C4 पौधे क्या होते हैं, कैम पौधे क्या होते हैं, ये अपने लोगों ने जाना। फिर प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या लाभ है, इतना अध्ययन अपने लोगों ने किया। तो मुझे लगता है बेटा ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शेष अन्य बिंदुओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।